नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस ग्रुप बी में रैंक 2 हासिल करने वाली चंद्रा बिस्वास जी। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रा बिस्वास जी, एक बेहतरीन, एक शानदार सफलता के लिए। Thank you so much, Divyanshi ji. Many thank you. And thank you for giving me the opportunity to share my journey in a platform like Study IQ. चंद्रा, हमें बहुत खुशी है कि आज आप स्टडी आईक्यू पे आई और अपनी जर्नी हम सभी के साथ शेयर करेंगी। आप जल्दी डीएसपी बनने वाली हैं और आपकी जर्नी से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे क्योंकि 2013 में आपने एसएससी सीजीएल क्लियर किया। उसके बाद 2016 से आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही थी और पुलिस सर्विस में ही आना आपका एकमात्र मोटिव था, उसमें आप लगी थी और एक बहुत ही मेहनत के बाद आप यहाँ पे आई हैं। तो बेशक ये शानदार सफलता के साथ एक शानदार जर्नी है जो सभी व्यूअर्स हैं उनको जरूर सुननी चाहिए और अपनी तैयारी में मुझे लगता है काफी काम भी आएगी आप सभी के। तो चंद्रा जी, काफी सारी बातें मैंने आपके बारे में बता दी। 2013 में आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब आप कर रही थी, उसके बाद 2016 से तैयारी शुरू की। अब पहले आप ऑलरेडी जॉब कर रही थी, तो फिर क्यों ये आया कि हम पुलिस में जाते हैं? पुलिस सर्विस मेरा पैशन था बचपन से ही। यहाँ मेरा मोटिवेशन था। मेरा जो ग्रैंडफादर है उनका एक फ्रेंड था, लेट श्री दुलाल चंद्र विश्वास, ही वाज द रिटायर्ड डीआईजी ऑफ आवर लोकेलिटी। तो बचपन में उनका बहुत स्टोरी सुन के मेरा ग्रो अप हुआ था। उनका जो इंटीग्रिटी, जो ऑनेस्टी एंड जो इम्पैक्ट था उनका हमारा लोकेलिटी में, वो मुझे मैं जब छोटी थी तो बहुत टच करती थी मुझे। तो बचपन में ही सोच लिया था कि पुलिस सर्विस ज्वाइन करना है। तो इसीलिए ही मैं इंग्लिश लिटरेचर लेके ऑनर्स एंड मास्टर्स कंप्लीट किया और उसके बाद फॉर सम पर्सनल मोटिवेशन एंड थोड़ा बहुत मम्मी पापा का भी मेंटल रिलीफ के लिए एक सीजीएल में एग्जाम दे दी थी, तो उसमें आ गई थी। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटेंट पोस्ट में ज्वाइन की थी 2015 में। बट सपना था कि पुलिस सर्विस ही ज्वाइन करना है, तो वो सपना आंखें में लेके मैं जॉब ज्वाइन करने के बाद शुरू कर दी और आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स आई गॉट माय ड्रीम जॉब एक्चुअली। चंद्रा जी, हम अक्सर पूछते हैं लोगों से कि कैसी फीलिंग है ड्रीम जॉब। हम बात तो बहुत करते हैं लेकिन जब हमारे हाथ में होती है, जब सफलता हमारे सामने होती है तो वो फीलिंग अलग होती है। फीलिंग के बारे में बहुत लोगों से पूछते हैं जब सफलता के बाद। आपकी फीलिंग अभी कैसी है? जॉब के साथ साथ आप मैरिड भी थी और बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट। कैसी फीलिंग है फाइनली जिस चीज की आप इच्छा रखती थी आज आपके साथ है? The feeling was इट वॉज वंडरफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत खुशी मिली थी। वाकई जब सपना पूरा होता है तो बस खुद की नहीं, पूरा फैमिली का ही बहुत एक सपना पूरा हुआ बहुत सालों का, तो बहुत खुशी मिली थी। तो डेफिनेटली इट वाज वंडरफुल। 2016 में एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू की। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस एग्जामिनेशन में कि आप सिलेबस को देखें और एग्जामिनेशन की डिमांड को समझें। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो सोच रहे हैं इस एग्जामिनेशन की तैयारी को करें, क्या सजेशंस हैं, कैसे समझें कि तैयारी को कैसे अंजाम देना? किसी भी एग्जाम को शुरू करने से पहले उसका पैटर्न को बहुत अच्छा से जानना पड़ता है उसको, और उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है उनको बहुत अच्छे से गो थ्रू करके सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैं भी वही की थी। फर्स्ट सिलेबस देखी थी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो फॉलो करके जो जो स्टैंडर्ड बुक्स होता है उनको लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने। तो यही कहूंगी मैं कि यही स्ट्रेटेजी है। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें, आप थोड़ा सा बताएं और आपने अपने लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एक्चुअली 3 टायर एग्जाम है। तो इनका फर्स्ट होता है प्रिलिमिनरी, जो क्वालिफाइंग होता है।
फिर आता है मेंस। इनमें पेपर्स होता है कंपल्सरी बंगाली इंग्लिश 200, 200, 400, और जो एमसीक्यू पेपर होता है जीएस पेपर का, वो भी 800 मार्क्स का एमसीक्यू होता है। और फिर आता है ऑप्शनल, वो भी 2 पेपर मिलके 200, 200, 400 का होता है। तो इसके लिए मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स है वही पढ़ी थी, और जो एमसीक्यू है वो बहुत सॉल्व करती थी, और जो डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है बहुत प्रैक्टिस करती थी। हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में जो जेएस सेक्शन होता है वो एमसीक्यूज होता है, और जो लैंग्वेज है और ऑप्शनल है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। मेंस के लिए क्या खास बातें ध्यान में रखना है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? पहले एमसीक्यू पोर्शन की बात करते हैं। एमसीक्यू के लिए तो प्रीवियस ईयर्स, जब एक्चुअली 2014 से हमारा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 14 से लेके सभी ईयर का प्रीवियस ईयर स्टडी करना बहुत जरूरी होता है पैटर्न को फॉलो करने के लिए। तो वो देख के जो स्टैंडर्ड बुक होता है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि मेरा रिसोर्सेज जो था वो लिमिटेड रखती थी, और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करती थी। और मैं मेरा स्ट्रेटेजी में खुद का कॉपी करती थी। जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मेरा इंडिविजुअल कॉपी होती थी, और मैं जो भी बुक्स और ऑनलाइन सोर्सेस से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करती थी वो जॉट डाउन करती थी। और एग्जाम के पहले ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि रिविजन के टाइम मोटे मोटे किताब छोड़ के अगर हम खुद की कॉपी रिवाइज करते हैं, है ना, तो बहुत हेल्पफुल होता है वो। और हमारा मेन में एमसीक्यू होता है जीएस पेपर, तो उसके लिए मैं बहुत थाउजेंड एमसीक्यू सॉल्व करती थी। ये तो जनरल स्टडीज की बात हो गई, और आपने भी जैसे बताया कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और स्टैंडर्ड बुक्स आपने जैसे पढ़ा। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, पहले मैं लैंग्वेज पेपर की बात करना चाहती हूँ। उसकी तैयारी आपने कैसे की? हमारा यहाँ लैंग्वेज पेपर में जो आते हैं एडिटोरियल, लेटर, रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंशन, डायलॉग्स, एसेज, दोनों ही पेपर में एक ही टॉपिक आता है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज डिफरेंट है, पर प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी एक ही होता है। तो मैं इनके लिए जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, एक बंगाली, मेरा पेपर 1 था बंगाली और पेपर 2 था इंग्लिश। तो इनके लिए मैं एक स्टैंडर्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक स्टैंडर्ड बंगाली न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पोर्शन है वो रेगुलर थॉरोली करती थी। और उनको जो वीकेंड होता था, तो वीकेंड में मैं एक एक टॉपिक चूज करके उनको प्रैक्टिस करती थी। आपने भी बात मेंशन की कि आप न्यूज़पेपर से एडिटोरियल्स पढ़ते थे, आप नोट्स लिखते थे। किस तरीके से समझें कि क्या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है? कैसे इस चीज को सेग्रीगेट करें? हमारा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनमें से देखे जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कम फ्रॉम द सोशल इश्यूज एंड करेंट इश्यूज आल्सो। सो इसके लिए जो मैगजीन्स होता है, योजना, कुरुक्षेत्र, इसको मैं फॉलो करती थी। मंथली जो मैगजीन्स होता है इसको फॉलो करती थी। इससे करेंट टॉपिक्स मैं जॉट डाउन करती थी। बहुत सारे सोर्सेज से मैं कोटेशन जॉट डाउन करती थी, और ये सब मैं मेरा राइटिंग में पुट करती थी। तो एक एनरिच्ड राइटिंग बनाने की कोशिश करती थी। और बात करें ऑप्शनल्स की, तो ऑप्शनल्स में कैसे आपने तैयारी की? किन बातों का ध्यान रखना है? ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, तो उनके लिए मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स होता है उनसे ही शुरुआत की थी। पर मेरा यहाँ ध्यान होता था कि मैं खुद का एक स्टैंडर्ड नोट्स बनाऊं, इसलिए मैं यूपीएससी टॉपर्स का जो मॉडल आंसर्स होता था वो फॉलो करती थी, और उनका पैटर्न फॉलो करके मैं जो किताबें होती थी उसमें से पॉइंट्स लेके और खुद का नोट्स बनाती थी। और फ्लो चार्ट और डायग्राम ये मैं हर एक क्वेश्चन में ऐड करना चाहती थी। जो बुक में अवेलेबल होता वो तो करती ही थी, और जो अवेलेबल नहीं होता तो वो मैं गूगल करती थी। जो भी सोर्सेस मैं बहुत रिसर्च करती थी इसके लिए कि कहाँ से एक फ्लो चार्ट मिल जाए, कहाँ से एक डायग्राम मिल जाए, और ये मैं करती भी थी। तो ऐसे ही मैं मेरा आंसर एनरिच करती थी। आपने आंसर एनरिचमेंट की बात की। मोस्ट ऑफ देम यूज स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, और एक जैसे ही रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। और क्या क्या तरीके हैं अपने आंसर्स को और लोगों के आंसर से अलग करने के? यही एक चीज है जो आपके आंसर को दूसरे जो एस्पिरेंट्स होता है जो मोस्टली मार्केट में अवेलेबल बुक्स और नोट्स पढ़ के एग्जाम देते हैं उनसे अलग
करने की एक ही तरीका है, अपनी यूनिकनेस को अपनी कॉपी में प्रेजेंट करने का। तो किसी किसी का, सबका ही एक यूनिकनेस होता है, तो वो आंसर राइटिंग में लेना पड़ेगा। खुद का राइटिंग स्किल, खुद का जो स्किल है प्रेजेंटेशन का, वो यूनिक होगा। अगर कॉपी यूनिक होगा तो मार्क्स भी यूनिक होगा। तो यही मेरा स्ट्रेटेजी थी। अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया? हमारा पेपर फॉर्म में करंट अफेयर्स आती है। तो ये एक वास्ट पेपर है जिसमें साइंस भी आते हैं, ईवीएस भी आते हैं, और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी आते हैं। तो इसके लिए अगर बहुत मेहनत करना चाहती हूँ तो बहुत टाइम रेशियो में आते नहीं है, तो इसीलिए मैं एक स्टैंडर्ड ईयर बुक लेती थी साल के अंत में, और रेगुलर बेसिस में ऑनलाइन सोर्सेस से मैं डे वाइज डेट मेंशन करके रेगुलर बेसिस में कॉपी में वो करंट अफेयर्स जो है वो जॉट डाउन करती थी और वो रिवाइज करती थी। वो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। और जो करंट टॉपिक होता है उसके लिए मैं स्टडी आईक्यू ही फॉलो करती थी। मेरा दिन ही शुरू होता था स्टडी आईक्यू की वीडियो से, तो वो मुझे बहुत हेल्प हुआ था। चंद्रा, आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में हम जानना चाहेंगे। वो भी बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस बार हमारा अमिड द कोविड पैंडेमिक हमारा वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ही फर्स्ट ऑनलाइन इंटरव्यू इंट्रोड्यूस की थी। और वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान हमारा रिजल्ट आ गया अमीड इंटरव्यू। अदरवाइज अगर ये पोस्टपोन हो जाता तो बहुत देर हो जाता। तो इट वाज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो बहुत कॉर्डियल था। 3 मेंबर विजिबल थे और एक शायद साइकोलॉजिस्ट थे जो हम लोग को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे। माय इंटरव्यू वाज, मेरा इंटरव्यू बेसिकली पुलिस सर्विस के ऊपर ही बेस करके हुई थी। तो फर्स्ट चेयरमैन सर तो मुझे मेरा बैकग्राउंड से बहुत क्वेश्चन की थी, मेरा पर्सनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड से। उनके बाद उन्होंने मुझे क्वेश्चन की थी कि मेरा फर्स्ट चॉइस क्या है और मैं क्यों पुलिस सर्विस में आना चाहती हूँ। तो मेरा आंसर सुन के वो बहुत खुश हुई थी। तो एंड आफ्टर दैट मुझे लगा था कि उस आंसर के बाद ही मेरा इंटरव्यू एक अच्छा मोड ली थी। फिर बहुत सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैथ्स रिडल पूछे गए थे, और जो सेकंड मेंबर था वो मुझे पुलिस सर्विस के बारे में बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे थे, लाइक पुलिस रिफॉर्म्स, डिफरेंट कमिटीज ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, और वो कमिटी के नाम मेंशन करके मुझसे रिकमेंडेशन पूछा गया था। फिर कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में पूछा गया था, ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पूछा गया था। ऐसे ही बहुत कुछ क्वेश्चन, और हेडक्वार्टर्स के बारे में, पुलिस का रोल के बारे में। और मैं मैरिड हूँ इसीलिए मेरा जो लाइफ बैलेंस कैसे करूंगी ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चंद्रा जी, आपने मेंशन किया कि आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो हम जानना चाहेंगे वो सिचुएशनल क्वेश्चन क्या था और आपने उसे कैसे टैकल किया? हाँ, मुझे एक क्राइम सीन दिया गया था, चेयरमैन सर ने दी थी, एक क्राइम सीन दिए थे। और लाइक उन्होंने बोले थे कि एक स्टोर रूम है आपके घर में, और वहाँ आप शाम को गए थे, फिर कुछ काम करके वो जो उसका जो की है वो अंदर जाने के टाइम आप लॉक चाबी लेके ओपन करेंगे, लेकिन जब बाहर आएंगे तब जस्ट पुल करने में ही वो लॉक हो जाएगा, चाबी का जरूरत नहीं होगा। तो आप बाहर आ गए, और उसके जो नेक्स्ट डे था आपका घर में पुलिस आया और आपको अरेस्ट किया, क्योंकि आपका वो स्टोर रूम से एक डेड बॉडी निकाला गया था। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं थोड़ा सोची थी। फिर मैंने बोली थी कि सर मे बी समबडी मेरा जो की है उनका एक इम्प्रेशन ले ली थी मेरे एब्सेंस में, और एक डुप्लीकेट की बना के दरवाजा खोल के मेरे एब्सेंस में डेड बॉडी उसके अंदर दे गए थे, और मुझे पता भी नहीं चला था। तो वो बहुत खुश हुए थे कि ठीक है, अच्छे हुए आपको। तो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस एक्चुअली। चंद्रा जी, जब ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, जब भी कोई इंटरव्यू दे रहा है, तो उनको कैसे टैकल करना चाहिए? क्योंकि आपके सामने एक पूरा बोर्ड होता है, प्लस एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो आपके ब्रेन की मैपिंग, आपकी कितने टाइम में आपका क्या रिएक्शन है, कैसे आप रिएक्ट करें, वो सारी चीज वो नोट करते हैं। कैसे सिचुएशनल क्वेश्चन को टैकल करना है? हाँ,
सभी क्वेश्चन हम राइट आंसर नहीं भी दे सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करना है। मैं यही सोच के गई थी कि कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं ट्राई करूंगी। तो अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। वो जो हमारा कोशिश है और जो वो लोग वही देखना चाहते हैं कि ये उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। नर्वस हो जाने में नहीं होगा, बस उस क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल करना है। चंद्रा जी, आपने जैसे इंटरव्यू बोर्ड ने भी आपसे पूछा कि कैसे आप बैलेंस करती हैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को, चूंकि आप मैरिड हैं। हम भी आपको थोड़ा अपने आपके प्रिपरेशन डेज में ले जाना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे आप कैसे अपना एक दिन में आपकी दिनचर्या क्या होती थी, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करती थी? पहले ही बोलनी चाहती हूँ कि मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव थे, इसीलिए मेरा ये ड्रीम मैं परस्यू कर पाई। तो पुलिस सर्विस मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, इसीलिए मैं डिसिप्लिन को मेरे प्रिपरेशन डे में ही खुद के अंदर ले ली थी। इसीलिए मेरा दिन शुरू होता था, मैं बहुत सुबह उठती थी, 4 बजे उठती थी और 4:30 से मेरा स्टडी शुरू होता था। और सुबह मैं 4 घंटा पढ़ाई करके ही फ्रेश होकर फिर ऑफिस जाती थी। फिर लौट के मैं और 2-3 घंटा पढ़ाई कर लेती थी, क्योंकि मेरा टारगेट रहता था रेगुलर 6 आवर एक सॉलिड पढ़ाई करने का। और ऑफिस में भी अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाती तो मैं पढ़ाई करती थी। पढ़ाई मतलब करंट अफेयर्स देखती थी, स्टडी आईक्यूज के वीडियो भी देखती थी। मैं जो वीडियोस होता था वो मैं ऑफिस और ट्रेन मेट्रो में देखना की कोशिश करती थी कि टाइम वेस्ट ना हो। ये ऐसे ही मैनेज करती थी। वीकेंड में थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट देती थी, प्रैक्टिस जो होता था वीक में करती थी, ऐसे ही मैनेज करती थी। चंद्रा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप पुलिस सर्विसेज में आना चाहती थी, इसीलिए डिसिप्लिन को अपनी लाइफ बना लिया। इसीलिए शायद कहते हैं कि जब आप सोच लेते हैं, ठान लेते हैं सिविल सर्विसेज में, तभी एक ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग तभी से शुरुआत होती है, ना कि आप जब रिजल्ट आ जाता है और आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। चंद्रा जी, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मेरा दिन शुरू होता है अभी भी, आफ्टर गेटिंग माई सक्सेस अभी भी मेरा दिन शुरू होता है स्टडी आईक्यू के वीडियो से। तो इनका जो वीडियो होता है ना, एक वीडियो देखने से ही अगर कोई भी टॉपिक मुझे कोई पता भी नहीं है टॉपिक का बैकग्राउंड, तो भी एक वीडियो से क्लियर हो जाता है। यही खासियत है स्टडी आईक्यू की। और ये मेरा इंटरव्यू के टाइम में बहुत काम आया था। जो भी सोशल इश्यूज, जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज मैं तैयार की थी, वो कम्प्लीटली स्टडी आईक्यू से की थी। तो मुझे तो लगता है कि एक एस्पिरेंट्स का प्रिपरेशन में अगर ये सब नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज कॉन्फिडेंट के साथ अगर कोई करना चाहते हैं तो मैं भी की थी। ये स्टडी आईक्यू बहुत अच्छा हेल्पफुल एक प्लेटफॉर्म है। Thank you so much, Chandra Biswas ji, for joining us in this interview session. मुझे बहुत खुशी है आप आज हमारे साथ जुड़ी और अपने पूरे एक्सपीरियंसेस को हमसे शेयर किया। पूरी स्टडी आईक्यू की टीम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। धन्यवाद। थैंक यू।